हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और होप आप पढ़ करके आए होगे, रिवाइज करके आए होगे। नहीं करके आए हो तो भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे पिछले लेक्चर का एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। इसके पिछले चैप्टर में हमने बहुत छोटे से टॉपिक पढ़े थे बेटा, दो। एक था लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा? जब से हम पैदा हुए हैं और टिल द नेचुरल डेथ, उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को वी कॉल इट टू बी लाइफ स्पैन, है ना। जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो आपको याद करने पड़ेंगे। और लाइफ स्पैन हमारा साइज से रिलेटेड नहीं होता, ये बताया था एनसीईआरटी ने। दूसरी बात, लाइफ स्पैन से रिलेटेड आपको ये याद रखनी है, ऐसा नहीं है बेटा कि हर ऑर्गेनिजम्स मर जाएगा। वैसे तो हम ऐसा कहते हैं कि डेथ सर्टेन है, मतलब निश्चित है, होगी ही होगी, बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो डिवाइड कर जाते हैं और उनका कोई पार्ट बचता ही नहीं है मरने के लिए। दैट इज व्हाई वी से कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो डेथ। दैट मीन्स वो अमर है, दैट मीन्स दे आर इमॉर्टल। और उनको छोड़ दो तो मैं हो गई, आप हो गए और बाकी सारे प्लांट हो गए, वो सारे मॉर्टल है, दैट मीन्स वो मर जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एक और खास बात है बेटा, जब वो डिवाइड करते हैं उनके डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन माना जाता है। ये भी एनसीईआरटी की बात थी और इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किसमें? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें मोनोरेंट्स लिखवाया था, प्रोटिस्टेंस थे, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी एंड फंजाई। और हमने छोटा सा रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई इट इज एसेंशियल। तो कंटिन्यूटी बेटा स्पीशीज की चाहिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल फैक्टर पर एज वेल एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में आ जाता है ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, इंटरनली जो चलती है, और एक्सटर्नल हैबिटेट जहां पर वो रह रहा है। हर ऑर्गेनिज्म का बेटा अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और वो धीरे धीरे उन्होंने उसी सेट पैटर्न में ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने बात की थी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि वो इजी मेथड होता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो फास्ट होता है। जो बच्चे सेम, मतलब जैसे एक अमीबा है फॉर एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, इसने दो डॉटर अमीबा बनाए तो ये आपस में भी आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सारे के सारे बच्चे आपस में आइडेंटिकल होते हैं, तो ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो देखने में भी सिमिलर हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्लोन्स। ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर हैं, दैट इज व्हाई वी से इनमें वेरिएशन इतनी दिखाई नहीं देती है, गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, इनका फर्टिलाइजेशन से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, दैट इज व्हाई इनका दूसरा नाम एपोमिक्सिस पढ़ाया गया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप क्या डिस्कस करने वाले हो? रिवीजन कर लिया हमने फटाफट। तो इसमें आप बात करोगे, वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल का ही टाइप होता है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें इन दो बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया बेटा, क्लास आ रहे हो अटेंड करने के लिए तो आपको एक चीज करनी है, एनसीईआरटी लेकर के बैठनी है। नहीं लेकर के बैठे हो प्लीज पॉज करो और एनसीईआरटी फटाफट लेकर के आओ। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कितने प्रकार हो सकते हैं बेटा एक ऑर्गेनिज्म के एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के? तो सबसे पहले यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन, आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। एक ऑर्गेनिज्म टूटेगा, ठीक है, फिजन मीन्स टूटना। अगर एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर इंडिविजुअल्स बना रहा है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, जैसे यहां पर अमीबा इज डूइंग बाइनरी फिजन। ठीक है। दूसरा तरीका होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे स्पाइरोगैरा, जहां पे भी फिलामेंटस बॉडी होती है ना बेटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में स्पाइरोगैरा, तो फिलामेंट्स हैं, ब्रेक करते हैं और वो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स फिर नए इंडिविजुअल बना सकते हैं। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद तीसरा है बर्डिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ है रीजनरेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। रीजनरेशन बेटा आप जूलॉजी में पढ़े होंगे क्लास 11 में, एनिमल किंगडम में ये प्लेनेरिया वगैरह में दिखाई देता है, तो ये जूलॉजी में पढ़ लिया होगा। ठीक है, मतलब 11th क्लास में। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्ट चीजों को पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की। ठीक है, फिजन में सबसे पहला जो आपको टाइप दिखा हुआ है दैट इज बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन समझ लो। अभी आपको फिजन का मतलब बताया। फिजन क्या होता है बेटा?
व्हाट डू यू मीन बाय फिजन? बाई, बाइनरी में बाई वर्ड लगा हुआ है. सो बाई मतलब जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा तो व्हाट यू विल गेट 2 डॉटर इंडिविजुअल्स, है ना. जैसे ये देखो बाइनरी फिजन में ये रहा, दिस इज अमीबा, है ना. अमीबा डिवाइड करता है और जब ये डिवाइड करेगा बेटा यू विल गेट 2 डॉटर अमीबा. मिल गए ना 2 डॉटर अमीबा. तो जब 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं इस तरीके के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन. 2 डॉटर इंडिविजुअल्स. ठीक है. तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? अमीबा. देखो बाइनरी फिजन के भी ना टाइप्स होते हैं. अब मैं ये थोड़ा सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है बेटा. टाइप्स में एक होता है इर्रेगुलर. इर्रेगुलर जैसे अमीबा में है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? अमीबा. ये अमीबा है, ठीक है. इनका शेप इर्रेगुलर होता है, कोई प्रॉपर प्लेन ऑफ डिवीजन है नहीं, ठीक है. इसलिए इसको इर्रेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं. दूसरा होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल में क्या आ जाएगा बेटा? यूग्लिना. यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, ऐसा शेप होता है, याद होगा आपको. और इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल. प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. और एक होता है बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जब प्लेन ऑफ डिवीजन क्या हो? ट्रांसवर्स हो. जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देती हूं. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा. ये सिर्फ सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड्स के लिए बाइनरी फिजन नहीं जानना है आपको. इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लेना. और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? बैक्टीरिया, पैरामीशियम और डाइटम्स. डाइटम्स भी क्या होते हैं बेटा? प्रोटिस्ट. इन सब में क्या चलता है? इन सब में चलता है बेटा ट्रांसफर्स. जैसे अगर आपको याद हो डाइटम्स की शेप कैसी होती है? सोप बॉक्स. एक ओवरलैपिंग शेल और इसको एक, ये देखो ऐसा होता है ना, जैसे हम जिसमें सोप रखते हैं ना बेटा उसको सोप बॉक्स कहते हैं. तो उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है. तो ये इस प्लेन ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर जाते हैं. तो आप खुद देखो यहां पर कोई देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेन ऑफ डिवीजन क्योंकि शेप इरेगुलर है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इरेगुलर बाइनरी फिजन. यहां पर लॉन्गिट्यूडनली तरीके से डिवाइड करें, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. यहां पर ट्रांसवर्स डिवीजन है इसलिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन 3 प्रकार का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन. नो पर्टिकुलर प्लेन, इरेगुलर. अगेन रिवाइज करो. लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सीधा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, एंड ट्रांसवर्स प्लेन है. एग्जाम्पल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर CUET. This I have told you for CUET. ठीक है. तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में और एक जो नेक्स्ट होता है बेटा बडिंग. दिस इज बडिंग. इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? तो आप देखो, अगर मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊं तो एनसीईआरटी में देखो ये पेरेंट सेल है बच्चों. इस पेरेंट सेल ने इसका ये रेड वाला क्या दिखा है? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस को डिवाइड करना है. आपको 11th क्लास में बताया गया होगा बेटा जब भी एक सेल डिवाइड कर रहा है ना तो उससे पहले प्रिपेयर करता है. प्रिपेयर क्या करता है? अपनी साइज को इंक्रीज करता है. न्यूक्लियस की ग्रोथ होती है ना. तो धीरे धीरे सेल ग्रो करेगा. उसके बाद न्यूक्लियस देखो इलोंगेट हो रहा है और न्यूक्लियस की यहाँ पर डिवीजन शो हो रही है ना. और सेल भी देखो इलोंगेट कर रहा है क्योंकि सेल की भी साइज इंक्रीज होती है. तो न्यूक्लियस जब डिवाइड कर जाएगा तो देखो एक न्यूक्लियस इस वाले सेल में और एक न्यूक्लियस इस वाले सेल में. ठीक है. दैट मीन्स न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है. ठीक है. आप देख सकते हो इस डायग्राम में बेटा कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है. ठीक है. और साइटोकाइनेसिस भी हो रही है. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है.
काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियो का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो कैरियोकाइनेसिस। तो यहां किसका डिवीजन हो रहा है बेटा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हो जब एक सेल डिवीजन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां पर इस डायग्राम में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड कर गया बेटा तो उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का स्टेंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद यू कैन सी द 2 डॉटर सेल्स आर कमिंग। सिंस द 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, दैट इज व्हाई इस तरीके के डिवीजन को बेटा हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाई स्टैंड्स फॉर 2, तो 2 वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, है ना। इसमें और बेटा ये जो बडिंग है इसमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? और देखो यहां पर क्या होता है बेटा, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर इक्वल साइटोकाइनेसिस होती है। मतलब पेरेंट सेल जब डॉटर सेल बनाएगा तो इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, इक्वल साइटोकाइनेसिस। यहां पर आप देखो बेटा पेरेंट सेल पूरा का पूरा 2 डॉटर सेल बना करके खत्म, ये तो डिसअपियर हो गया ना, क्योंकि ये तो अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है, अब तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो यहां पर हम लिखेंगे पेरेंट सेल डिसअपियर। जबकि मैं अगर आपको बडिंग समझाऊं बेटा, बडिंग में क्या होता है, देखो ये एक पेरेंट सेल है, ये आपने पढ़ा होगा बेटा किस में होता है? ईस्ट में, ज़ूलॉजी में पढ़ा होगा, हाइड्रा में होता है, ठीक है। ये मान लो एक ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल का अपना क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस है। और ये क्या है बेटा? इसका साइटोप्लाज्म है। तो जब ईस्ट सेल को डिवाइड करना होता है ना बेटा, तो ये बडिंग के थ्रू डिवाइड करता है। बडिंग में एक वर्ड आ रहा है बड, दैट मीन्स पहले ये बड बनाते हैं। कैसे बनता है ये देखो, बड एक छोटा सा बेटा आउटग्रोथ होता है जो पेरेंट बॉडी के ही ऊपर आकर के लगता है। ये देखो दिस इज द आउटग्रोथ, दिस इज द बड। इसको बड बोल सकते हो या इसको प्रोट्यूबरेंस बोल सकते हो। बच्चे ना प्रोट्यूबरेंस देख करके घबरा जाते हैं कि ये क्या वर्ड आ गया। प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है बेटा आउटग्रोथ। तो ये आउटग्रोथ आपको क्या वहां पर दिखाई दे रही थी? ऐसी कोई ग्रोथ नहीं। यहां पर देखो बेटा कोई आउटग्रोथ नहीं हो रही है, बस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। वहां पर क्या हो रही है बेटा? एक तुम्हें आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, और यही बाद में क्या करती है बेटा? ये बड अपने आप को डिटैच कर लेती है, डिटैचेस इटसेल्फ from parent body and grow to form new individual। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है, तो यहां पर आपको बड दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको कोई आउटग्रोथ नहीं है। सो द आउटग्रोथ, या बोल सकते हो द बड, या बोल सकते हो प्रोट्यूबरेंस इज एब्सेंट। इट इज व्हाट? इट इज एब्सेंट। तो स्कूल में भी बेटा ना इनके और बडिंग के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो इन्हीं तीनों को बेसिस बनाकर के आप डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज देखो, ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, ईस्ट में बडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज ईस्ट, ये इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, और रेस्ट क्या है? डॉटेड स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म कंटेंट है। होता क्या है जब डिवीजन होगी तो आपको पता है बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन भी होगा और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का भी डिवीजन होगा। तो आप देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ये देखो एक न्यूक्लियस, ये देखो दूसरा न्यूक्लियस। कैन यू गाइस सी? अब क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल के पास ही रह रहा है, दूसरा कहां जा रहा है? बड में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस भी। आप खुद देखो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो पेरेंट सेल के पास रह रहा है और जो बड के पास जा रहा है, क्या इक्वल है? नहीं।
वहां पर इक्वल साइटोकाइनेसिस थी, बट यहां पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रही है, यू कैन सी इन द डायग्राम। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है कि वहां पर इक्वल थी, यहां पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो डिफरेंस क्या क्या आएगा, एक तो यहां अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है क्योंकि बड बहुत छोटू सा पिद्दू सा बना है। ठीक है, दूसरी चीज आप देख सकते हो यहां पर ये बड अपने आप को डिटैच कर ले रहा है, दैट मींस पेरेंट सेल एग्जिस्ट कर रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा। अमीबा पूरा डिसअपियर कर जा रहा था, तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, पेरेंट सेल डू नॉट डिसअपियर, ये एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा बनेगा बेटा कि इनके पास बड आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस इज प्रेजेंट। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आप स्कूल में, बोर्ड्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट तो हमने दो मेथड पढ़ा बेटा, फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, और दोनों ही मेथड में आप देख रहे हो कि ये सारे मेथड्स हम इस क्यों पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब नया ऑर्गेनिज्म कैसे आ रहा है ना। तो फिजन में कैसे आया, बडिंग में कैसे आ रहा है, देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, द थर्ड टाइप दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा क्या, टूटना। ठीक है, क्या मतलब होता है, टूटना। तो फ्रेगमेंटेशन में आप खुद देखो, यहां पर ये किसका डायग्राम है बेटा, स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा में ये सारे क्या हैं, फिलामेंट्स हैं, बिकॉज यू नो एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, ये फिलामेंटस एल्गी होता है। और कहाँ चलती है स्पाइरोगाइरा के अलावा फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस फंजाई, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा लिविंग वर्ल्ड में। और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, प्रोटोनिमा क्या होता है बेटा, भूल गए होगे, 11th क्लास में पढ़ा है, दैट इज गेमेटोफाइट। ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें 11th का बहुत सारा सेक्शन है, जैसे 11th के प्लांट किंगडम इससे रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी इससे रिलेटेड है, कभी टाइम मिले जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े पोर्शन 11th का ही आएगा। इसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, 2-3 चीज़ें ऐसा टॉपिक है छोटे छोटे जो आप नया पढ़ रहे होगे, रेस्ट एवरीथिंग यू हैव कवर्ड इन दी 11th क्लास, और बाकी आप कवर कर लोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो बहुत तूफानी चैप्टर नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स थोड़े याद करने पड़ेंगे, दैट्स इट। सो आप खुद देख सकते हो, ये स्पाइरोगाइरा है, ये फिलामेंट्स के बीच की वॉल है। सेप्टम का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल। न्यूक्लियस देखो मेंशन किया हुआ है, और ये इनका कैसा, क्लोरोप्लास्ट है। हर प्लांट्स के पास सेम टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो स्पाइरोगाइरा के पास इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब क्या है, यहां से देखो फ्रेगमेंट कर गया, फॉर एग्जाम्पल यहां से भी अगर फ्रेगमेंट कर गया फॉर एग्जाम्पल, तो हर फ्रेगमेंट जो टूट रहा है, दे हैव द एबिलिटी कि वो पूरा का पूरा नया स्पाइरोगाइरा बना सके। और नया स्पाइरोगाइरा का मतलब, नए इंडिविजुअल का मतलब रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आप देख भी सकते हो यहां पर, अगर मान लो यहीं से फ्रेगमेंटेशन हुआ तो ये ग्रो करके ये स्पाइरोगाइरा बना लेगा, यहां से फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन हुआ तो ये नया स्पाइरोगाइरा बना लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, स्पोर का बनना। अब स्पोर बड़े प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टाइप्स ऑफ स्पोर लिखा हुआ है जू स्पोर्स। क्या लिखा हुआ है, जू स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन टॉपिक के अंदर कवर कर रहे हैं। स्पोरुलेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, एंड नाउ वी आर डीलिंग हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर जो हमारी एनसीईआरटी में बताए हुए हैं। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, वी हैव टू स्टडी उतना ही जितना हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
सबसे पहले लिया हुआ है जू स्पोर्स। तो साइड में देखो बेटा डायग्राम बना हुआ है, ये जू स्पोर्स, ये सारे के सारे क्या है बेटा, जू स्पोर्स हैं। इसमें आपको देखो ये दो एंटीना दिखाई दे रहा है, ये एंटीना आपको क्या नाम से बुलाना है, फ्लैजुला। अगर जिनके पास फ्लैजुला होती है दैट मीन्स वो उनको चलने फिरने में मदद करते हैं, है ना, उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर इनके पास फ्लैजुला है तो ये कैसे स्पोर हैं बेटा, मोटाइल स्पोर। ये देखो ये कहाँ से निकले हैं, ये इससे निकले हैं। ये क्या है, वो बैग जिसके अंदर ये जू स्पोर्स बन रहा है। तो बैग को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। जिस बैग के अंदर स्पोर्स बने उसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर जू स्पोर बन रहा है। इस बैग का नाम है जू स्पोरेंजियम। ठीक है, तो लिख लो जू स्पोर्स के बारे में। जू स्पोर्स बन रहा है, it is formed inside zoosporangium, क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहा है। hence ऐसे लिखो, since formed inside therefore ओरिजिन ऑफ स्पोर, ये भी CUET के लिए, ओरिजिन ऑफ स्पोर इज एंडोजीनस। क्यों एंडोजीनस बोला गया है बेटा, क्योंकि ये अंदर बन रहा है। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो मीन्स इनर, अंदर की तरफ बन रहा है। इसके पास फ्लैजुला प्रेजेंट है, ठीक है, देयरफॉर ये कैसे स्पोर हैं बेटा, मोटाइल स्पोर। ठीक है, और इट इज द मोस्ट कॉमन, ये सेक्सुअल स्पोर है नहीं बेटा, ये सारे के सारे हम एसेक्सुअल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है, किसका, ऑफ एल्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एल्गी। ठीक है, ये हमारी लाइन भी एनसीईआरटी की। सो ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेटा कोनिडिया। कोनिडिया भी क्या है, एक तरीके का एसेक्सुअल स्पोर ही है, बट इस प्रकार का एसेक्सुअल स्पोर कहां पर कॉमन है बेटा, ये फंजाई में है। ये किसका डायग्राम बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है डायग्राम हमारे फंजाई का। कौन से फंजाई का बेटा, ये है पेंसिलियम। याद आया कुछ क्लास 11th में, कहाँ मैडम, कहाँ से मैम याद आ जाएगा, है ना। पिछले क्लास का ही मैम याद नहीं आ रहा है तो पिछले साल का कैसे याद आ सकता है, ऐसा मत करो भाई। ये चैप्टर लिंक्ड है, याद आना चाहिए। नहीं आएगा तो डेफिनेटली एनसीईआरटी खोल करके देखना, पेंसिलियम मिल जाएगा आपको बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जहाँ आपने फंजाई पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो पेंसिलियम का ये क्या है, स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देख सकते हो पेंसिलियम भर भर के चेन्स बना रही है कोनिडिया की। दिस इज चेन्स ऑफ कोनिडिया। तो कोनिडिया भी अंदर बन रहा है, नहीं, कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसका ओरिजिन एक्सोजिनस होगा। कोई फ्लैजुला दिखाई दे रहा है नहीं, दैट मीन्स ये नॉन मोटाइल होंगे। तो ये सब हम बात लिख लेंगे। फॉर्म आउटसाइड, ऐसे लिख लो, फॉर्म्ड ओवर दी हाइफी। हाइफी फंजाई के बॉडी को बोलते हैं, लिख देती हूं क्योंकि तुम्हें 11 का याद नहीं आ रहा होगा बेटा, फिर तुम परेशान होगे। ठीक है, देयरफॉर इसकी ओरिजिन कैसी है, ओरिजिन इज एक्सोजिनस, बाहर बन रहा है इसलिए। एक्सो का मतलब बाहर से होता है, ये भी लिख देती हूं बेटा, एक्सो मीन्स बाहर। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो फ्लैजुला। ठीक है, आपको दिख रहा है कोई फ्लैजुला नहीं, दैट इज वाई these spores are said to be non-motile spores. That means they do not have that motility, है ना। जो मोटिलिटी
स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा वो फ्लैजुला होते हैं. जहां पे भी फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे दैट स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड एज मोटाइल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो यहां पर कोई फ्लैजुला नहीं था. ये कहां पर मिलता है बेटा? इट इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर. कहां पर? यस, फंजाई. ठीक है, तो याद रखना है ज़ूस्पोर्स मिलते हैं एल्गी में और कोनिडिया मिलता है फंजाई में. ठीक है, डिफरेंस भी आपको पता है. ये भी डिफरेंस आ सकता है बेटा कि कोनिडिया में और ज़ूस्पोर में डिफरेंस लिखो. 3 डिफरेंस बड़े आसानी से लिख सकते हो. ज़ूस्पोर एल्गी का मोस्ट कॉमन है, ये फंजाई का मोस्ट कॉमन है. वो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है, एंडोजीनस है. ये बाहर बन रहा है, एक्सोजीनस है. वो मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है. बड़े आसानी से तुम 3 पॉइंट लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. इसके अलावा बेटा एक और दिया हुआ है, आपके पास नई एनसीईआरटी होगी तो उसमें दिया होगा डेफिनेटली. एक अमीबा का स्पेशल केस. आपको पता है वैसे अमीबा का हमने फिजन के अंदर पढ़ा है. वो भी कौन से फिजन के अंदर? बाइनरी फिजन के अंदर. अमीबा स्पोर्स की मदद से भी बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, और स्पोर का नाम क्या है बेटा? सीडो. ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना? आपको पता है ना, आपको भी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवाएंगे. पहले पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, देन जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ से रीडिंग करेंगे. ठीक है, सो जो स्पेशल केस है सीडोपोडियोस्पोर्स वो पढ़ने जा रहे हैं. है क्या ये बेटा सीडोपोडियोस्पोर्स? देखो, एक अमीबा है. ठीक है, एक हमारे अमीबा भाई साहब हैं. ये रहा अमीबा, इर्रेगुलर शेप है. ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है. अब अमीबा को जैसे ही लगेगा कि अनफेवरेबल कंडीशन आई है, जैसे ही लगेगा अनफेवरेबल कंडीशन है. अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनिज्म को उसके मुताबिक के सामान ना मिले, उसके मुताबिक का खाना ना मिले, उसके मुताबिक का स्पेस ना मिले, न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो वो कंडीशन उसके लिए अनफेवरेबल हो सकती है. उसके हिसाब का टेम्परेचर ना हो. ठीक है, तो वो क्या चाहेगा बेटा? उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचना चाहेगा. जैसे आपको कभी जाना है बाहर, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, है ना, अगर आपको कहीं बाहर जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जाना है बेटा, आपके पास उस टाइम पे कार अवेलेबल नहीं है और यार आपको थोड़ी दूर के लिए जाना है, कौन कार उठाता है? सोचते पैदल ही चले जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बारिश हो जाए यार. तो उस टाइम में बारिश होना भी हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट होने जैसी है ना. तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बेटा वो कोई भी कंडीशन जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं है. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन से अब क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से ये अपने आप को बचाएगा, उस कंडीशन से बचाएगा. और बचाने के लिए क्या करता है? ये अपने इर्रेगुलर शेप को कन्वर्ट कर लेता है थोड़ा बहुत सर्कुलर शेप में. ठीक है, ये इसका रहा न्यूक्लियस और ये उसका रहा साइटोप्लाज्म. और क्या करता है? अपने बाहर के तरफ इट इज गोइंग टू सिक्रीट अ लेयर. एक लेयर नहीं बेटा, 3 लेयर बना लेता है. इतना इसको भय हो जाता है, इसको इतना डर हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन का कि ये अपने आप को कवर कर लेता है. कवच क्या करते हैं बेटा? कवच पहनते हैं ना. कवच हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन. सिमिलरली ये भी इनका एक कवच है. ठीक है, ये कवच क्यों पहना हुआ है इन्होंने? क्योंकि इनके लिए अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, इनको बचाना है. तो आप देख सकते हो ये लेयर्स बन गई हैं. ठीक है, क्या बन गई है बेटा? लेयर. ये ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. और इस ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सिस्ट, नोन एज सिस्ट. जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनको पता होगा, उनको नहीं पता होगा K/A का मतलब होता है बेटा नोन एज से. ठीक है, इट इज नोन एज सिस्ट. जब सिस्ट बन रहा है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज इंसिस्टेशन. तो अगर आपसे पूछा जाए इंसिस्टेशन क्या होता है, सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट. फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट ड्यूरिंग विच कंडीशन? ड्यूरिंग
अनफेवरेबल कंडीशन क्यों बन रहा है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सिस्ट क्या करता है बेटा? सिस्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ठीक है, अब जन्मों जन्मों के लिए बेटा अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी क्या? जन्मों जन्मों तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी नहीं, कभी ना कभी तो बेटा कंडीशन अच्छी आएगी। कहते हैं ना वो बहुत मुश्किल का टाइम आता है, देन इट इज गोइंग टू फॉलोड बाय अ गुड टाइम। ठीक है, वैसे ही सही केस है। अनफेवरेबल कंडीशन जन्मों जन्मों तक तो रहने वाली है नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होगी, और उसके खत्म होने का मतलब क्या है? फेवरेबल कंडीशन शुरू होगी। तो क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे? इनको मजा आने लगा है? नहीं, ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो ऑन द रिटर्न ऑफ which condition? favorable condition, cyst breakdown। ठीक है, ये ट्रिपल लेयर जो सिस्ट है वो बेटा टूटेगी। ठीक है, तोड़ देते हैं इसको, जगह जगह से तोड़ दो। ठीक है, ये टूट गई है। लेकिन एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, एक स्टेप हमने मिस किया है, जस्ट अ सेकेंड। तोड़ने से पहले कुछ ना कुछ तो ये फायदा उठा ले सिस्ट का, और वो फायदा क्या है? हाँ यार, फायदा उठाने में तो सभी माहिर है ना, तो ये क्यों ना उठाएं। ये क्या करते हैं बेटा, इस कंडीशन के दौरान ये मल्टीपल फिजन करते हैं, मतलब अपनी सेना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है यार तो जब देखो तब तो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो क्यों ना अपनी सेना तैयार कर ले। दैट मीन्स ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर जाएंगे खूब सारे। ठीक है, तो आओ देखो खूब सारे अमीबा बना लेते हैं। ये अमीबा था, ठीक है, और ये इसकी बाहर की सिस्ट लेयर कितनी? 3, 1 2 और एक और 3। क्लियर है? अब ये क्या कर रहे हैं? अंदर ही अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये खूब सारे क्या बन जाएंगे? खूब सारी न्यूक्लियस आ जाएगी इसके अंदर। ये क्या है? ये सारे डॉटर न्यूक्लियाई हैं। डॉटर न्यूक्लियाई किसके? डॉटर न्यूक्लियाई अमीबा के। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये जितनी भी न्यूक्लियस बनी है ना, इनके अराउंड मेम्ब्रेन आने लगेगी। आप देख सकते हो इनके अराउंड क्या आने लग रही है? मेम्ब्रेन आने लग रही है। और अब ये किसका रूप ले लेंगे बेटा? अब इन स्पोर्स को क्या कहा जाएगा? इन स्पोर्स को कहा जाएगा सीडोपोडियो स्पोर्स। और जब ये स्पोर्स बाहर आएंगे, हर स्पोर्स के पास एबिलिटी होगी कि वो नया अमीबा बना सके। दैट इज वाई इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जब इतना सारा फायदा उठा लिया है बेटा, अब फेवरेबल कंडीशन ले आते हैं। चलो फेवरेबल कंडीशन ले आते हैं। ठीक है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, वही बात जो पहले कही थी, फेवरेबल कंडीशन, सिस्ट क्या होगी बेटा? सिस्ट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट को हम क्या कहेंगे? दिस ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट इज नोन एज एक्सिस्टेशन। ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी में है मेरे बच्चों। इंसिस्टेशन सिस्ट का बनना, एक्सिस्टेशन सिस्ट का टूटना। ठीक है, जब उन्होंने सिस्ट बनाया था तो स्पोर्स को अंदर बनाए थे, अब सिस्ट तोड़ रहे हैं तो स्पोर्स को लिबरेट करेंगे। ठीक है, तो तोड़ दो, जितनी भी ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर बनाई थी तुमने उन सबको जगह जगह से तोड़ दो। ठीक है, तोड़ दी। अब क्या होगा बेटा, जो अंदर स्पोर्स बने बैठे थे सीडो स्पोर्स, वो क्या होंगे? वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज लिबरेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एक एग्जाम्पल भी है बेटा मल्टीपल फिजन का। बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल स्पोर्स आर फॉर्म्ड, तो एक तरीके का मल्टीपल फिजन का भी एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट टाइप की, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है बेटा, नाम में मतलब छुपा हुआ है, वेजिटेटिव। What do you mean by vegetative propagation? Okay, so सोच लिया होगा अभी तक बेटा नाम में मतलब मैम क्या कह रही थी, छुपा हुआ है, तो इसमें वर्ड देख रहे हो वेजिटेटिव। सो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं क्या क्या, रूट, स्टेम एंड लीफ, सबको पता होगा, सबने देखा होगा। जब वो पार्ट हेल्प करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन में, दैट इज वाई इस रिप्रोडक्शन के टेक्निक को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हो बेटा, और इसको आप वेजिटेटिव, ज्यादा मोटा हो गया ना, एक सेकेंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो, है ना। सो व्हाई इट इज सेड टू बी वेजिटेटिव, बिकॉज इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट हो गया, स्टेम हो गया बेटा, लीव्स हो गया, ठीक है, ये अपने आप को क्या करते हैं, दे डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी, फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ठीक है, और उसके बाद दे ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। मतलब रूट, स्टेम, लीव्स अपने मेन पार्ट से अलग हो सकते हैं, मेन प्लांट से अलग हो सकते हैं, और उसके बाद वो ग्रो कर सकते हैं टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, खुद से अलग हो सकते हैं बेटा, खुद से भी अलग हो सकते हैं, और हम है ना, हम भी कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो वो आर्टिफिशियल तरीके में आ जाएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। खुद होंगे अलग अपने पेरेंट पार्ट से, तब उसको हम नेचुरल कहेंगे, ठीक है। बट कोई प्लांट का पार्ट कभी भी अलग हो जाए तो वो क्या नया पार्ट बना लेगा, नया इंडिविजुअल बना देगा? नहीं बेटा, हर एक पार्ट की एक शर्त है, वो तभी नया इंडिविजुअल बना लेता है जब वो एक बर्ड कैरी करे, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? रिक्वायरमेंट ये होती है, जो पार्ट अलग हुआ है, द वेजिटेटिव पार्ट, या हम इसको सोमैटिक पार्ट भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है ना। सोमैटिक पार्ट मस्ट कैरी अ बड, ठीक है, उसके पास बड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम होगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है। जो पार्ट प्लांट का अलग होता है बेटा, ठीक है, द प्लांट part that detaches itself and help in vegetative propagation, and help in vegetative propagation, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। वाई? बिकॉज ये प्रोपगेशन में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। डिटेल में पहली बात, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं बेटा। टाइप्स में 2 टाइप्स आएंगे बेटा, एक आएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक आएगा बेटा वेजिटेटिव, सॉरी नेचुरल के अलावा बेटा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल में क्या क्या आएगा बेटा, स्टेम, ठीक है, स्टेम में भी अंडरग्राउंड स्टेम आएगा,
ये सब बेटा आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। एरियल स्टेम आएगा, एंड सब एरियल स्टेम आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अंडरग्राउंड स्टेम में क्या आएगा, तो अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर सब पढ़ाऊंगी बेटा, राइजोम, बल्ब, एक और होता है बट एनसीईआरटी लिखती नहीं है, कॉर्म। ठीक है, एरियल स्टेम में आपको शुगर केन का एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी। सब एरियल स्टेम में आपको पढ़ना है बेटा रनर, आपको पढ़ना है ऑफसेट, आपको पढ़ना है स्टोलॉन, और आपको पढ़ना है सकर। ठीक है, तो नेचुरल में स्टेम कैन हेल्प इन प्रोपगेशन। और स्टेम कैसा पार्ट होता है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, दैट इज वाई इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीफ, लीफ कैन ऑल्सो हेल्प, ठीक है, इन प्रोपगेशन। हाउ? यू विल गेट टू नो। और आप पढ़ोगे बल्बिल्स, क्या पढ़ोगे? बल्बिल्स। तो ये तीन पढ़ने वाले हो आप किसमें? ये तीन पढ़ने वाले हो आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बेटा एनसीईआरटी सिर्फ हेडिंग लिख देती है, डिटेल इज नॉट देयर। ठीक है, तो हम भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो तीन कौन सा तरीका है? एक है कटिंग, एक है लेयरिंग, और एक होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो आओ चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टेम। स्टेम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ट्यूबर की। तो ट्यूबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ट्यूबर इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये देखो बेटा, आलू की अगर खेती आपने देखी है ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, आलू सबका फेवरेट है, बट फेवरेट सिर्फ खाने के लिए। अब कौन खेत में जाके उसको देखता है ना, बट जिन्होंने देखी होगी बेटा उनको पता होगा कि ये है तुम्हारा पोटैटो का प्लांट, और इसमें अंडरग्राउंड स्टेम के एकदम टर्मिनल पोर्शन पर देखो, ये देखो जैसे ये है आलू का पौधा, ये गया अंडरग्राउंड स्टेम, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम में जो इसके लेटरल स्टेम्स निकलते हैं, ये है लेटरल स्टेम्स, लेटरल मतलब साइड में, इसका जो टर्मिनल मतलब एकदम एंड वाला पोर्शन होता है वो खाना स्टोर कर करके सूज जाता है। आप देखो ये टर्मिनल पोर्शन है, ये सूज गया मतलब स्वेल हो गया है। तो इसीलिए ट्यूबर को क्या कहा गया है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्यूबर। जैसे आलू ट्यूबर ही तो है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आलू कहां पर मिल रहा है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्टेम पे। ठीक है, आलू बेटा सबने देखा होगा, है ना? नहीं तो वर्चुअली देख लो, है ना? नहीं तो किचन में जाओ बेटा, एक आलू दिख जाएगा आपको। आलू पे क्या होता है बेटा? इस तरीके के नोड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोड्स। आपको पता है बेटा स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ नोड्स, है ना? आपको ये रूट पे नहीं दिखाई देता, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको स्टेम पर ही दिखाई दे रहा है। तो आपको देखो ये भी एक स्टेम है, भले अंडरग्राउंड ही सही, बट आपको नोड्स की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। कभी बेटा अगर आपने पुराना आलू हो गया है, ठीक है, बहुत दिन तक अगर आपने नहीं यूज किया है तो या तो सड़ जाएगा, नहीं तो आपने देखा होगा उसमें व्हाइट कलर का कुछ ग्रो कर जाता है ना? क्या ग्रो कर जाता है बेटा? व्हाइट कलर का कुछ ग्रो कर जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? बड। मैंने बताया था ना, कोई भी पार्ट प्लांट का अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद कर रहा है तो उसकी बेटा एक शर्त है, शर्त यह है कि उस पे बड होना चाहिए। बिना बड के वो नहीं ग्रो कर सकता, ये इसका प्री रिक्विजिट है, ये इसका रिक्वायरमेंट है। तो आप देखो बड बन गया। जो बड नोट पर बनता है बेटा, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। सिंस दिस बड इज फॉर्म्ड ऑन नोड इज सेड टू बी एक्सिलरी बड, या इसको बेटा आई ऑफ पोटैटो कहा जाता है।
और ये बड बन गया, इसको यहां से काट लो, सॉइल में लगा लो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें नया पौधा मिल जाएगा। तो क्या किया, नया पौधा बना रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। आप ये देखो इसमें दिखाया भी है कि यहां से नया पौधा बन रहा है, निकाल लो, लगा लो नया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राइजोम। बेटा अदरक सबने देखा है, अदरक इज राइजोम, ठीक है। तो राइजोम का एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में याद रखना है दैट इज जिंजर, ठीक है, टर्मरिक, बनाना, इन सब में अंडरग्राउंड स्टेम होता है इस तरीके का, ठीक है। राइजोम कैसा होता है बेटा, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, डेफिनेटली अंडरग्राउंड स्टेम है, that grows parallel to the soil surface, पैरेलल टू दी सॉइल सरफेस। अगर अदरक भी देखा होगा ना बेटा, ये किस तरीके से ग्रो करता है, पैरेलल, मतलब मान लो आपका ये सॉइल सरफेस है, तो अदरक ग्रो कैसे कर रहा होगा नीचे, ये देखो ये अदरक है, ठीक है, इसका एक और ब्रांच, ठीक है, फिर हो सकता है इसका एक और ब्रांच, फिर एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, इस तरीके से ये ब्रांच स्टेम होते हैं। और कैसे ग्रो कर रहे हैं आप देखो, पैरेलल टू दी सॉइल सरफेस। आपने देखा होगा ना बेटा, अदरक में बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, उसी ब्रांच को तोड़ तोड़ के तो इस्तेमाल करते हैं, कभी इसको कभी चाय बनाने में डाल दे रहे हैं, कभी उसकी सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हम तोड़ते हैं बेटा वो ब्रांचिंग ही तो है, ठीक है। तो अदरक एक तरीके का ब्रांच स्टेम है, और कैसा स्टेम है, जो अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है, और कैसा, जो पैरेलली ग्रो कर रहा है। और इस पे भी यू गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ क्या, नोट्स, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी में भी देखोगे ना बेटा, तो यहां पर इसमें रूट बना हुआ है, एडवेंटिशियस रूट। तो रूट तो बेटा स्टेम में होती है, रूट नहीं होती है। देखो अगर जो रूट रेडिकल से निकले उसको तो टैप रूट कहा जाता है ना, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकल रही, ये तो स्टेम में है, इसीलिए इस रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। 11th क्लास से पढ़ा होगा बेटा मॉर्फोलॉजी में। सो दिस रूट्स सिंस प्रेजेंट ऑन स्टेम, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एडवेंटिशियस रूट। ये नया प्लांट बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है, यही तो पढ़ना है हमें, क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इनमें क्या बन जाता है बेटा, इनमें आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, दिस इज बड, ठीक है। तो ये क्या बना लेते हैं बेटा, ये बना लेते हैं बड, क्योंकि जब तक बड बनेगा नहीं तब तक रिप्रोडक्शन होगी नहीं। तो ये बड बन रहा है, और यही बड फिर क्या करेगा बेटा, ग्रो करेगा। ग्रो करके देखो नया शूट बन रहा है, इसको निकाल लो, काट लो, सॉइल में लगा लो, नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। ये सब नेचुरली हो रहा है बेटा, ये देखो आप, ये खुद बड बन रहा है, ये न्यू शूट खुद आ रही है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट इज व्हाई इट इज अंडर नेचुरल प्रोपगेशन, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्म बेटा एनसीईआरटी में 12th में लिखा नहीं हुआ है, बट 11th में है, ठीक है। इन कॉर्म भी क्या है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम है, बट ये कैसे ग्रो करता है, दैट ग्रोज परपेंडिकुलर टू सॉइल सरफेस। ये देखो ये सॉइल है और ये कॉर्म है, तो आप खुद देख सकते हो ये सॉइल और कॉर्म ऐसे ग्रो कर रहा है, परपेंडिकुलर हो गया ना। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे आलू क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम के टर्मिनल पोर्शन में मिल रहा था, ठीक है। राइजोम क्या था, पैरेलल ग्रो कर रहा था, ये कैसे ग्रो कर रहा है, परपेंडिकुलर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे बेटा अरबी, अरबी सब खाते हैं, ठीक है, खाया होगा अरबी, ठीक है। जमीकंद जिसको सूरन या ओल भी कहा जाता है, सुना होगा नाम, है ना। और पूर्वांचल साइड में तो अलग ही स्टोरी बेटा, कि दिवाली के दिन सूरन खाना ही होता है। जो यूपी साइड के होंगे उनको पता होगा, ईस्ट यूपी साइड, है ना, शायद तुम लोग ने सुना होगा, सुना तो प्लीज कमेंट में करना मैम, हाँ मेरे यहाँ भी, क्योंकि मेरे यहाँ भी होता था, ठीक है ना, नो आई लिव इन डिफरेंट स्टेट, तो डेफिनेटली तुम लोगों ने शायद सुना भी होगा कि दिवाली के दिन मस्ट होता है, तो शायद सूरन भी खाया होगा। उधर सूरन कहते हैं बेटा, दिल्ली साइड तो इसको जमीकंद कहते हैं, आई गेस बिहार साइड में इसको ओल कहते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम होगा, मुझे इन तीन का ही पता है सिर्फ। तो जमीकंद भी बेटा ऐसा ही होता है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ गया, एलोकेशिया, एलोकेशिया अरबी, कोलोकेशिया कचालू,
ठीक है, आलू, कचालू, ठीक है, आलू ट्यूबर है, कचालू कॉर्म है, ठीक है, एंड एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस, जमीकंद, दिस इज जमीकंद, जिसका ओल और सूरन भी नाम होता है। तो आप खुद देख लो बेटा, इसमें भी आपको नोट्स, इंटरनोट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर इन्होंने सीधा डॉटर कॉम दिखा दिया है बेटा, यहाँ पर बन जाता है बड, ठीक है, और यही बड फिर ग्रो करता है टू फॉर्म द न्यू प्लांट, ठीक है। अगर कोलोकेशिया का होगा तो कोलोकेशिया का प्लांट बना लेगा, एलोकेशिया का होगा तो एलोकेशिया का बना लेगा, एमोर्फोफेलस का होगा तो एमोर्फोफेलस का नया प्लांट बना लेगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये इस 12 के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बेटा, 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल मैंने सीयूईटी के पर्पस के लिए बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, बल्ब। अब प्याज तो सबने देखा होगा, रोज नींबू डाल करके, मसाला नमक डाल करके सैलेड के फॉर्म में खाते होगे, है ना, और रोज कटता है बेटा। प्याज तो ऐसी चीज़ है कि घर में कोई अगर मसालेदार सब्जी बननी है तो प्याज तो मस्ट है ना। और गर्मी के टाइम पे तो वैसे भी कहते हैं प्याज खाना चाहिए, लू वगैरह से प्रोटेक्शन मिलती है ना। तो प्याज तो बेटा सबने देखा, सबके घर में होगा। तो ये देखो प्याज है ना, और आप देख सकते हो इसमें स्टेम कहाँ है, ये देखो। अगर आपने बेटा प्याज की कटिंग की है घर में, तो जो पोर्शन को हम काट के निकाल देते हैं ना, जो थोड़ा ड्राई फॉर्म में होता है, जो डिस्क शेप का होता है, डिस्क लाइक स्टेम, डिस्क लाइक स्टेम, क्योंकि इसका स्टेम डिस्क की तरह होता है, इसको डिस्क्वायड स्टेम बोलते हैं, ठीक है। यहां से आपने ऐसे रूट निकलते हुए भी देखा होगा, ठीक है, होता है। घर में प्याज होगा, किचन में जाओ देख लो, ठीक है। उसके अलावा और क्या, जो हम खाते हैं ना बेटा, वो स्टेम नहीं होती, वो लीव्स होती हैं, जो फ्लैशी लीव्स। मैम बहुत अच्छा डायग्राम, ऐसे समझ में तो आ रहा होगा, भावनाओं को समझना। ये तुम्हारी क्या है बेटा, फ्लैशी लीव्स, इसमें खाना भरा हुआ है, इसी को हम खाते हैं, ठीक है। और अगर आपका लीव प्याज अगर आप देखोगे, कभी कभी ऐसा प्याज भी आप काटते हो, मम्मी काटती होंगे, कभी पूछना उनको, कभी कभार बीच में ऐसे ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, ठीक है। वो क्या है, होता है बेटा बड। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है ना, एक लाइट क्रीम कलर का आप देख सकते हो, ये प्रोमिनेंट हो जाता है बेटा ग्रीन कलर का, और ये धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। और वही बड, ठीक है, अगर तुम उसको सॉइल में लगा दो तो वहां से पूरा का पूरा तुम्हें नया अनियन का प्लांट मिल सकता है। देखा होगा ना। अगर अच्छा, एक स्प्रिंग अनियन में और इस वाले अनियन में फर्क क्या होता है, इसमें आपको अभी बड की प्रोमिनेंट ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। अगर यही बड ग्रो करने लगे तो वो सारा खाना उस बड को ग्रो करने में लग जाता है। और स्प्रिंग अनियन में देखा होगा ना, ग्रीन कलर की पत्ती नीचे से तो आ रही है, बाहर आने लगती है, तो बड़ा अनियन पूरा खाना उसको प्रोवाइड कर देता है, तो वो खुद छोटा सा हो जाता है और उसकी पत्ती लंबी सी दिखाई देने लगती है ना। सो यस, तो बल्ब का एग्जाम्पल क्या याद रखना है बेटा, ये किस में होता है, अनियन में। गार्लिक, गार्लिक में भी देखा होगा बेटा बड अंदर बनता है, ठीक है। लिली, ठीक है। तो आप तीनों में देख लो, मतलब चारों में देख लो, बड फॉर्मेशन हो रही है, फिर उस बड की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तुम देख रहे हो कहीं प्रकार का गैमीट बनते हुए और उसका फ्यूजन होते हुए, नहीं। दैट इज वाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम एसेक्सुअल का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व्ड। व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट द वेजिटेटिव पार्ट हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने क्या पढ़ा बेटा, ये हमने पढ़ा है अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम हमने कवर किया है। अब हम कवर करेंगे बेटा सब एरियल स्टेम, ठीक है। क्या कवर करेंगे, सब एरियल स्टेम। ये भी एक तरीके से समझ लो बेटा, आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ना। सो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बेटा रनर, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, रनर। तो रनर किस में मिलता है बेटा, घास सबने देखी होगी, नहीं देखी है बाहर जाओ, फटाफट बाहर जाओ, पॉज करो वीडियो और बाहर जाओ। और ग्रास, जैसे अभी पूजा हुई थी ना गणेश जी की, ठीक है, गणेश चतुर्थी में इस्तेमाल करते हैं बेटा। और भी बहुत सारी पूजा होती है घर में जिसमें दूब ग्रास का इस्तेमाल होता है, तो मम्मी बोलती होंगी दूब ले आओ,
ठीक है, धूप ग्रास सबको पता होगा, नहीं तो जो मम्मी पूजा वगैरह ज़्यादा करते हैं या तुम लोग अगर ज़्यादा करते हो, बच्चे भी करते हैं वैसे पूजा पाठ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने धूप ग्रास सुना होगा, ठीक है, उसको चढ़ाते भी हैं। तो अब बेटा जब, या नहीं भी सुना है, कोई भी घास उठाने जाते हो आप, अगर आप थोड़ा सा खींचते हो तो एकदम पूरा ऐसा जाल टाइप का बाहर नहीं आता, तो आपको जैसे जाल जैसे जो आपको दिखाई देता है ना, स्टेम जो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है जगह जगह भाग रहा है, बेटा वही रनर है, ठीक है। वो जो आपको चेन नेटवर्क दिखाई देती है ना स्टेम की पतली सी, बिल्कुल दैट इज रनर ओनली, ठीक है। तो रनर याद रखना किस में दिखाई देगा, ग्रासेस में। और ग्रासेस की स्टेम आपने देखा होगा बहुत हट्टी कट्टी मजबूत तो होती नहीं है, पतली सी होती है, सो दैट इज वाई सब एरियल स्टेम को हम वीक स्टेम बोलते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है 4 प्रकार के सब एरियल स्टेम बेटा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11th में, बट यहाँ पर हम ये 4 एरियल स्टेम, इस सब एरियल स्टेम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। सब एरियल क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि बहुत हवा में नहीं है, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, दैट इज वाई दे आर सेड टू बी सब एरियल, ठीक है। तो रनर में आप देख सकते हो, ये दिखा रही है घास का एक मतलब ग्रासेस में होता है बेटा, ऑक्सैलिस में भी होता है। तो इसमें आप देखो ये जो पतली सी स्टेम चल रही है इसी को क्या कह रहे हैं, रनर, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रो करती जाती है बेटा, दे गिव राइज टू द न्यू प्लांट। आप देखो बीच बीच में आपको नया प्लांट बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज लॉन्ग इंटरनोड, और ये कैसे चल रही है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो इसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रोथ। प्रोस्टेट ग्रोथ का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा, बात करेंगे ऑफसेट की। इतना सुंदर ऑफसेट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ये ऑफसेट टूटेगा, यहां से नया प्लांट आएगा, ठीक है। इनमें और इनमें फर्क क्या होता है, ये जनरली बेटा आपको टेरेस्ट्रियल में दिखाई देते हैं, ये आपको एक्वेटिक में मिलते हैं। ये बहुत लंबे हैं, इनका इंटरनोड बहुत बड़ा है, ये तो बेचारे एक ही इंटरनोड के बने, तो शॉर्ट इंटरनोड इट इज। तो पहले हम लिख लेते हैं ये मिलते कहाँ पर है बेटा, ये मिलते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में। कहाँ पर मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है बेटा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, साइंटिफिक नेम इकॉर्निया। इसको हिंदी में बेटा जलकुंभी बोलते हैं। कभी कभार अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, क्योंकि फ्लाइट में तो दिखेगा नहीं नीचे क्या हो रहा है, ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करते हो, बाय रोड आप ट्रैवल करते हो और कोई ब्रिज क्रॉस करते हो, तो आपने देखा होगा नीचे पानी जो होता है वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर सरफेस इज कवर्ड इस वाले प्लांट से, तो उसको जलकुंभी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी बताती है। पहले जनरल ऑफसेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑफसेट क्या है बेटा, ऑफसेट एक लॉन्ग इंटरनोड है, सॉरी लॉन्ग नहीं, शॉर्ट इंटरनोड है, ठीक है। और ये कहां पर मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ। एक और एग्जांपल मैं ऐड कर देती हूं बेटा, पिस्टिया, ठीक है। अब मैं आपको वाटर हाइसिंथ के बारे में थोड़ा विस्तार में बताती हूं, उससे और भी हमारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ये देखो, ये किसका डायग्राम है बेटा, ये है वाटर हाइसिंथ का डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ वाटर हाइसिंथ। तो हमारी एनसीईआरटी में बेटा वाटर हाइसिंथ के बारे में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कि इसकी रोसिएट ऑफ लीव्स होती है, बहुत खूबसूरत लीव्स होती है बेटा। रोजिएट ऑफ लीव्स का मतलब क्या है, एक पॉइंट से जब सारे लीव्स निकलते हैं। तो ये देखो, ये एक सुंदर सी लीफ है, ये लीफ का क्या है बेटा, फुला हुआ पेटियोल। ये लीफ का क्या है बेटा, फुला हुआ पेटियोल। पिटियोल क्या होता है बेटा, लीफ की डंडी को बोलते हैं, बट इसकी डंडी पतली नहीं है, इसकी डंडी फुली हुई है, स्वोलन पिटियोल है इनका, ठीक है। क्यों होता है बेटा, ये पानी में रहते हैं और पानी में इनको फ्लोट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इनके इस पिटियोल में फुला हुआ क्यों, हवा भरी हुई है, और जिसकी वजह से पानी में ये क्या है, पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है
पानी, तो पानी में आसानी से रह सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी पत्ती इसी पॉइंट से निकल रही है बेटा। ठीक है, एक पॉइंट से निकल रही है, इसलिए इसको रोजिएट ऑफ लीव्स बोल रहे हैं। यहाँ ये गुच्छा आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है? रूट का। रूट के भी गुच्छे हैं तो इसको बोला जाता है टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट। ठीक है, इसको एनसीईआरटी इन्वेसिव बोलती है बेटा। इट इज इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव क्यों? इन्वेजन का मतलब होता है, कहते हैं ना कि बाहर की कंट्रीज ने हमें इन्वेड किया। ठीक है, हम पे कब्जा जमाया, मतलब एक्वायर किया। ठीक है, एक्वायर करने के बाद राज किया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया बेटा? इन्वेसिव मतलब इन्वेड किया है, कब्जा किया है। ठीक है, ये हमारे स्पीशीज नहीं है बेटा, ये एलियन स्पीशीज कहा गया इनको। एलियन क्यों? जो हमारा जैसे नहीं वो एलियन। तो ये बेटा जैसे कोई मिल गया हमें ना, हमारे प्लैनेट का नहीं था तो एलियन, बट ऐसा नहीं हमारे प्लैनेट का नहीं है, बस ये है कि हमारे इंडिया का नहीं था। ठीक है, ये यूरोपियन द्वारा हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इंट्रोडक्शन किस चीज़ की होती है बेटा? जो थोड़ी खूबसूरत हो, है ना? तो ये भी बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती की जो राज था, इसका खूबसूरती की जो वजह थी, इसके ब्यूटीफुल लीव्स थे। ठीक है, और इसका फ्लावर का कलर भी बेटा बहुत खूबसूरत होता है, मॉव कलर बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कलर होता है? मॉव। अब जिनको मॉव नहीं पता है घबराएंगे नहीं, लाइट पर्पल कलर, प्याज का जो खूबसूरत सा कलर होता है, प्याज में भी आपने देखा कभी लाइट पिंक आता है, एक बहुत पर्पलिश कलर जो होता है उसको मॉव कहते हैं। ठीक है, मॉव थोड़ा हाई फाई वाला नाम हो गया, तुम लाइट पर्पल कह सकते हो। तो बहुत ही सुंदर थे बेटा ये दिखने में, और सुंदर चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया यूरोपियन कंट्री द्वारा, हमारे इंडिया में ला करके छोड़ दिया गया पानी में, है ना? उसके बाद इस पानी में जाने के बाद इसने जो तबाही मचाई बेटा, जो हमारे इंडिया की स्पीशीज थे ना उसको तो मार काट डाला। ठीक है, इतने मैसिव तरीके से प्रोपगेट करता गया कि पूरा कब्जा जमा लिया। इसके कब्जे जमाने से बेटा शिप वगैरह को भी मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जितने तेजी से तुम इसको हटाओगे ना उतने तेजी से ग्रो कर सकता है, बिकॉज इसका नेचर इन्वेसिव है। ठीक है, तो ये इन्वेसिव स्पीशीज है, इट इज एन एलियन स्पीशीज। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस, introduced by Europeans. Why? Because of beautiful leaves and beautiful flower color, mauve color. ठीक है, और इसको बेटा टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके इंट्रोडक्शन से हुआ क्या? इट स्टार्टेड ड्रेनिंग आउट द ऑक्सीजन। इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ड्रेन हो जाएगा मतलब खत्म होगा। ऑक्सीजन के ड्रेन होने से dissolved oxygen of water decreases, of water body decreases। और अगर बेटा पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन ही खत्म होने लगे, एक्वेटिक मछलियां रहेंगी वहां पर? नहीं। ठीक है, सो इट विल कॉज मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज। मोर्टेलिटी मतलब मरना, डेथ। सो इन वजहों से इसको टेरर ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, देखने में बेटा जितना खूबसूरत है ना, तो वही बात हो गई, खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट तो करती हैं बट उतनी ही खतरनाक भी होती हैं, है ना? तो इकॉर्निया के साथ भी बेटा यही था, देखने में भले खूबसूरत थी बट इन्होंने हमारे नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट किया, और साथ ही साथ बेटा मछलियों को भी मारना शुरू कर दिया, बिकॉज स्टार्टेड ड्रेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन खत्म करने लगे, ऑक्सीजन डिप्लीट करने लगे, तो दैट इज व्हाई इट रिजल्टेड इन मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई हैं। और ये इतने जल्दी प्रोपोगेट क्यों कर पा रहे थे बेटा? ये आपको यहाँ पर एक डंडी दिखाई दे रही है, ये डंडी क्या है आपको दिख रहा होगा बेटा, मैं एक बार हटा देती हूँ। आपको डंडा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये बेटा डंडा नहीं है, ये ऑफसेट है।
तो ये किसके थ्रू ग्रो करते हैं बेटा? ये ऑफसेट के थ्रू। ये ऑफसेट टूटता चला जा रहा है, और ऑफसेट किसका पार्ट है बेटा? एसेक्सुअल का। और आपको बताया गया एसेक्सुअल का तरीका बहुत फास्ट होता है, तोड़ते चले जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा मैसिवली ग्रो करके गए और इन्वेड कर लिया, दैट इज व्हाई इन्वेसिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? स्टोलॉन। स्टोलॉन में आप देख सकते हो कि ये हमारा एक स्टेम था, इसका एक पौधा था, इस पौधे का ये स्टेम है, ये एरियली ग्रो कर रहा था, उसके कुछ टाइम के बाद ये नीचे ग्रो करने लगा, मुड़ गया, जिससे जिस जगह पर इसने जमीन को टच किया उससे नया पौधा आ गया। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं अपना एक डायग्राम बनाती हूँ। ये पौधा है बेटा, ये बड़े मजे में अपना ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये इसकी लीव्स हैं, ये भी इसकी लीव्स है, ये भी इसकी लीव्स है, ये भी ग्रो कर रहा था, इसका मूड बदल गया बेटा, है ना। ये सॉइल है, ये ऊपर ग्रो करते 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 नीचे आ गया, जिस हिस्से से इसने सॉइल को टच किया, ठीक है, स्टेम नीचे आ गया। अब फिर यहां से इसका आ जाएगा नया रूट, इसका आ जाएगा नया रूट, ठीक है, नया स्टेम और नया लीफ। ठीक है, तो इस वाले स्टेम को जिसने प्रोपगेशन में हेल्प की, इसको बोलते हैं बेटा स्टोलॉन। ये किस में मिलता है? इट इज सीन इन मिंट प्लांट, देखा होगा बेटा, पुदीना में अगर घर में लगाया होगा, और जैस्मिन वाले। ठीक है, इन दोनों में आपको इस प्रकार के स्टेम्स दिखाई देते हैं जो प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा नया प्लांट आपको मिल गया। फिर से इसकी जो पत्तियां आएंगी वो फिर से मुड़ सकती हैं, फिर से नया प्लांट आ सकता है, ऐसे ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अगर आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो इट इज अ एरियल स्टेम विच आर्च डाउनवर्ड्स, मतलब मुड़ जाता है नीचे की तरफ, एंड टचेस द ग्राउंड। ठीक है, और जिस हिस्से से टच किया है, फ्रॉम देयर न्यू प्लांट अराइजेस। तो आपको रटना नहीं है बेटा, ये देखो अपनी भाषा को कन्वर्ट कर देना है, न्यू प्लांट अराइजेस। ठीक है, ऐसा किसमें होता है? मिंट और जास्मिन। सकर में क्या होता है बेटा? ये देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, अब इससे क्या होता है बेटा? ये देखो, इससे निकलता है एक अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, बट ये कैसे निकल रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टली। कुछ टाइम हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के बाद ये वर्टिकली क्या आ जाता है? अपवर्ड। इनमें और इनमें फर्क क्या है? ये एरियल था जो नीचे कुछ टाइम के बाद धंस जाता है सॉइल में, ये नीचे ही धंसा हुआ था, कुछ टाइम के बाद ऊपर निकल जाता है। ये किस में होता है बेटा? कैसे याद रखोगे? PCB। ठीक है, PCB क्या है? P फॉर पाइनएप्पल, C फॉर क्रिजांथेमम एंड B फॉर बनाना। ठीक है, मैडम इसको याद पता है कैसे कराती हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, खून पिएंगे आपका, जब तक बेटा बोर्ड्स नहीं आएगा तब तक तो खून पिएंगे ही। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, PCB इज फॉर सकर। ठीक है, और बेटा बहुत लोग ना निमोनिक्स बनाते, बेटा कितने निमोनिक्स बना लोगे? एनिमल किंग, जब आगे जाकर के नीट वगैरह दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, कितने निमोनिक्स बना लोगे? इतने एग्जाम्पल्स है ना बेटा, चाहे एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, बेटा निमोनिक्स भूल जाओगे। ठीक है, फिर वहां पर बैठ के एग्जाम में सोचोगे यार इसका निमोनिक्स क्या बनाया था, इसका निमोनिक्स क्या बनाया था, बेटा उसी में उलझ के रह जाओगे, है ना। बट एक चीज में आप फेल नहीं होगे, जब इन एग्जाम्पल्स को आप लिख लिख के याद करोगे। हमें बचपन में मम्मी पापा ने सिखाया था बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बट वो बचपन की बात नहीं बेटा, वो तब तक करना है जब तक आपको पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती आपकी। तो वही आपको करना है बेटा, लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा, और ये फिर आपको धोखा नहीं देगा एग्जाम में। निमोनिक्स धोखा दे सकती है। ठीक है, निमोनिक्स से आपने गाना बनाया, बी से गाना आ रहा है, और सोचिए बी से बनाना था या बी से कुछ और मैम ने बताया था, बैम्बू, पी से पाइनएप्पल मैम ने बताया था, या पी से कुछ और मैम ने बताया था, ऐसे ही करते रह जाओगे। बट अगर आपने लिख के याद किया है ना, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, यस। अब हो क्या रहा है इसमें? जैसे अगर मैं अपने डायग्राम से समझाऊं बेटा, ये देखो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, है ना, यहां से इसका पास एक एक्सिलरी बड है, यहां से एक स्टेम निकल रही है जो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है, कुछ टाइम के बाद ये ऊपर आकर के नया रूट
नया शूट, सब कुछ बना रही है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू प्लांट जो आपको मिल रहा है. किसने हेल्प किया? इस वाले स्टेम ने. ठीक है, और इस वाले स्टेम को क्या बोलते हैं बेटा? सकर. डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन कैसे करोगे? सकर क्या है बेटा? इट इज अंडरग्राउंड स्टेम which grows horizontally for some time then come vertically upwards. vertically upwards. ठीक है. सो ये हो गया बेटा हमारे 4 सब एरियल स्टेम्स. ओके, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना बेटा, ये अंडरग्राउंड हमेशा नहीं रहते, ये अंडरग्राउंड स्टेम से निकलते हैं, कुछ टाइम के लिए नीचे ग्रो करते हैं, फिर तो ऊपर आ जाते हैं. आप देखो ये नया प्लांट मिल गया ना, ये नया प्लांट मिल गया, रिप्रोडक्शन करा दिया. ठीक है, अब फिर से इसके साथ ऐसा हो सकता है, रिपीट, ये इन प्लांट्स में ऐसा ही होता है. ठीक है, तो हमने 4 सब एरियल स्टेम भी पढ़ लिया है. बचा क्या बेटा? ये हमने क्या पढ़ा है? अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम. फिर आता है मेरा एरियल स्टेम. कौन सा स्टेम? एरियल स्टेम. एरियल स्टेम का जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, वो है शुगर केन का. शुगर केन में क्या होता है बेटा? आपको शुगर केन सबने देखा है, गन्ना. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नोट्स. और बेटा इस नोट्स पे बन जाता है बड. देखो हर जगह बड बन रहा है. दैट इज वाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अगर आपसे पूछे क्या रिक्वायरमेंट है, बड बनना इज द रिक्वायरमेंट. ठीक है, यहां पर बन जा रहा है बेटा बड. फिर ये बड क्या करेगा बेटा? ये बड ग्रो करेगा, फिर ये ग्रो करके रूट बनाएगा, शूट बनाएगा, न्यू शूट, फिर इसमें आ जाएंगी न्यू लीव्स. ठीक है, फिर इसको ये हट जाएगा, इसको काट के अगर तुम सॉइल में लगा दो कि नया प्लांट आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टेम हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बट द प्री रिक्विजिट इज द फॉर्मेशन ऑफ बड. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट ये हमने पढ़ा स्टेम्स के बारे में. नेक्स्ट है बेटा, आप देखो स्टेम तुम्हारा कंप्लीट हो गया. स्टेम के अलावा हमने देखो क्या लिखा हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू. द नेक्स्ट वाज लीफ. ठीक है, तो लीफ की हेडिंग देखते हैं कहाँ है. ओके ओके, नेक्स्ट है लीफ. बेटा ब्रायोफिलम का नाम सुना है? घर में है किसी के? हो सकता है, जैसे मेरे घर में था बेटा, मैं तो बहुत छोटी थी वैसे जब ये चैप्टर पढ़ रही थी. अब इस वाले घर की बात नहीं कर रही हूँ, बट यस मेरे पापा को बहुत शौक है बेटा गार्डनिंग का. तो इसमें से ये वाला भी प्लांट था उनके पास, तो उन्होंने स्कूल में भी, शायद आपके स्कूल टीचर ने भी दिखाया होगा. ठीक है, ब्रायोफिलम के लीव्स कुछ इस प्रकार के होते हैं. दे हैव सो मेनी नॉचेस, मार्जिन्स होता है. ठीक है, ये देखो ये है लीफ मार्जिन्स. एनसीईआरटी ने इसको नॉचेस भी लिखा हुआ है, लीफ नॉचेस. ठीक है, लीफ भी हेल्प कर सकता है प्रोपगेशन में. दैट मीन्स इसमें भी क्या बनेंगे? बड बनेंगे. कहां पर बनेंगे बेटा? ब्रायोफिलम के केस में, ये ब्रायोफिलम की लीफ है. ब्रायोफिलम के केस में जो बड बनता है बेटा, वो कहां पर बनता है? वो मार्जिन्स में बनता है. ठीक है, आपको 11th क्लास में बताया गया है बेटा, जो बड नोड पर बने. ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूं, जो बड नोड पर बनता है उसको एक्सिलरी बड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्सिलरी बड. और जो बड अदर देन नोड बने, जो बड अदर देन नोड बने बेटा, उसको एडवेंटिशियस कहा जाता है. तो ये बड नोड पर बन रहा है? नहीं, अदर देन नोड बन रहा है. तो ये कैसा बड है बेटा? दिस इज एडवेंटिशियस बड. and this bud will grow to form new plant.
बेटा हर एक मार्जिन से न्यू प्लांट आ सकता है। तो आप सोचो एक ही ब्रायोफाइलम की लीफ कैन गिव राइज टू सो मेनी न्यू प्लांट। ठीक है, हर एक लीफ मार्जिन से बेटा, हर एक लीफ। अगर तुम्हारे पास एक ब्रायोफाइलम का पौधा है घर में तो तुम एक से सोचो कितने सारे ब्रायोफाइलम बना सकते हो, क्योंकि एक पौधे के पास मान लो 20 लीफ है, तो सोचो 20 लीफ के पास जितने मार्जिन हैं, अगर एक लीफ के पास 20 मार्जिन है बेटा तो 20 ब्रायोफिलम का प्लांट आ सकता है। तो इतना अच्छे तरीके से दे आर हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ लीफ हेल्प इन दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, ब्रायोफाइलम। एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम। तो बर्ड कहां पर बन रहा है बेटा, बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन लीफ मार्जिन and that bud grow to form new individual। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बेटा इसका डायग्राम है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक होता है बेटा बल्बिल्स। ठीक है, क्या होता है बेटा, बल्बिल्स। बल्बिल्स और बल्ब से कंफ्यूज मत करना। क्या होता है बल्बिल्स, देख लो बेटा डायग्राम। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। तो इसमें क्या दिख रहा है बेटा, बल्बिल्स क्या होते हैं, ये छोटे से बड्स ही होते हैं। ठीक है, बट दे आर एरियल बड्स। ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं है। ठीक है, बल्ब से कंफ्यूज मत करना, बल्ब भी नहीं है। बल्बिल्स क्या है, बल्बिल्स आर लार्ज फ्लैशी बर्ड्स। ठीक है, कभी कभार जैसे अगेव है बेटा, इन अगेव, जैसे एनसीईआरटी में जो बल्बिल का डायग्राम है ना वो अगेव का है। अगेव को बेटा सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी प्लांट। पता होगा क्यों बोलते हैं, सेंचुरी का मतलब 100 होता है और इसका जो लाइफ स्पैन है बेटा वो 100 साल का होता है। तो अगेव में क्या होता है, जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्लैशी बर्ड्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बिल्स। तो सीयूटी पर्पस के लिए पूछा जा सकता है बेटा फ्लैशी फ्लोरल बर्ड्स किस में दिखाई देती हैं, तो इट इज सीन इन केस ऑफ अगेव। ठीक है, और फ्लैशी बर्ड्स क्या होती हैं बेटा, यू कैन सी इस तरीके की बर्ड्स होती हैं। ये जब सॉइल में गिरेंगी तो वहां से नया प्लांट आ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, किस में मिल रहा है, अगेव। अगेव के अलावा बेटा जो अदर एग्जाम्पल है, इट कुड बी लिली। ठीक है, पाइनएप्पल में भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने सारा नेचुरल तो पढ़ लिया। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल वन। आर्टिफिशियल का सिर्फ नाम है बेटा, मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हो ये किसका है, ग्राफ्टिंग। दिस इज द केस ऑफ ग्राफ्टिंग। कोई डायग्राम वगैरह नहीं, मैंने आपको समझाया। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं बेटा, एक प्लांट का स्टेम लेते हैं, एक प्लांट का रूट, दोनों को जोड़ दिया जाता है ना। तो जब हम किसी प्लांट का स्टेम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सियोन, जिस प्लांट का रूट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इन दो प्लांट्स के अच्छे गुण को मिलाना है, अच्छी वैरायटी लानी है, सुपीरियर, दोनों के अच्छे ट्रेड्स को मिलाना है, तो ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्लांट का स्टेम लाया इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, ग्राफ्ट कर देंगे। ग्राफ्टिंग के लिए बेटा एक क्ले इस्तेमाल होता है, क्योंकि जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो चिपकाओगे ना, तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर इसको चिपका दिया गया है, रैप करके, वैक्सिंग, ग्राफ्ट वैक्स होती है, लगा दिया गया है। और जब ये प्लांट बन करके आएगा तो दोनों प्लांट के अच्छे ट्रेट्स कंबाइन हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ न्यू वैरायटी। बट ग्राफ्टिंग उन्हीं में किया जा सकता है बेटा जिसमें स्टील हो, कैम्बियम हो, और कैम्बियम 11th क्लास में पढ़ी गई थी, किसमें होती है, डाइकॉट्स। ठीक है, डाइकॉट्स में पॉसिबल है। नेक्स्ट कटिंग। कटिंग तो बेटा बहुत इजी है, प्लांट को कट किया यहाँ से। ठीक है, कट कब करोगे, जब इनके पास देखो बड आ जाए। ठीक है, कट किया, कट करने के बाद नए गमले में लगा दो। तो पापा लोग करते रहते हैं घर में, एक पौधे से बहुत प्लांट लगाना है, निकाल के दूसरे में लगाते रहते हैं, पानी डालते हैं, नया प्लांट आ जाता है। मनी प्लांट के साथ बहुत किया जाता है। वैसे तो मनी प्लांट को उखाड़ के पानी में भी ग्रो कर सकते हो, है ना। और उसमें और भी बहुत तरीके का मेथड होता है, वो आपको जानना है। मैं तो एक बहुत लेमन तरीका बता रही हूँ कि हम भी अपने घर में करते हैं, है ना। तो कटिंग में क्या किया गया, कट किया गया। ठीक है, स्टेम को यहाँ से काट लिया गया, नए गमले में लगा लिया गया।
ठीक है, अब ये देखो ये पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, गमले से निकाल करके जमीन में लगा देंगे, सॉइल में लगा देंगे, तो दिस इज कटिंग। तो कटिंग में भी क्या मिल रही है बेटा, एक पौधे से तुम बहुत सारा पौधा बना ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं बेटा, ये एक प्लांट है, दिस इज मेन प्लांट, इसकी इस स्टेम को ले जा रहे हैं जमीन के अंदर और इसको धसा दे रहे हैं, ठीक है। आप देखो पेग कर दिया गया, फंसा दिया, धसा दिया इसको सॉइल में। उसके बाद यहां से आपका ये नया प्लांट आ जाएगा। तो सबसे पहले तुमने इसको अंदर डाला सो दैट यहां से रूट आ जाए, जब रूट आ जाएगी नया प्लांट बन जाएगा तो इसको यहां से कट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तुमने क्या किया, करवाया, प्लांट में रूटिंग करवाई, रूटिंग करवा दी तो उसको क्या कर लिया, कट कर लिया, तो इसलिए इसको रूटिंग कटिंग मेथड भी बोलते हैं। बहुत ब्रीफ में कराया बेटा, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया नहीं है, बोर्ड्स वगैरह में आएगा नहीं, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी रूटिंग कटिंग मेथड। 3 है आर्टिफिशियल के तरीके, ग्राफ्टिंग, ठीक है, कटिंग एंड लेयरिंग। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम क्या